सोचने लगी कि ये सही में सच है या सपना है। एक मुस्लिम परिवार से आती हूँ, तो उस वक्त जैसे सेवा के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। उस वक्त ऐसा बोलते थे मेरे मम्मी पापा को कि आप लड़की की कमाई खाओगे। एक रिसर्चर तौर से मैं जुड़ी थी। अभी मैं गुजरात का जो स्वास्थ्य का काम है उसके संचालक के तौर पे काम करती हूँ। सबसे अहम है कि ट्रस्ट बिल्ड करना, ताकि टीम का सपोर्ट हर बार कहीं ना कहीं मिलता रहता है, तो उससे हमारा कैपेसिटी बिल्ड होता है। अब हम लोग के पास कैपिटल आ गया है, अब हम लोग खुल के करेंगे बिजनेस। સમયમાં તો જોવા જઈએ તો આપણે બધો કામમાં જ સમય જાય છે, પોતાના માટે સમય કાઢવો બહુ મુશ્કેલ હોય છે। अभी हम लोग मतलब ये पैसा राउंड होते होते हम लोग 12-13 लाख का बिजनेस चल रहा है। नमस्ते, स्वागत है आपका सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन के नए पॉडकास्ट सेवा की आवाज़ में। इस पॉडकास्ट में हम सेवा के लीडर बहनों की इंस्पायरिंग कहानियां आप तक लेकर आ रहे हैं। ये महिलाएं अपने अपने समुदाय से उठकर अपनी कठिनाइयों को पार करके लीडर बने हैं और अब असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को एम्पावर भी कर रही है। इस पॉडकास्ट में आप रेजिलियंस और बदलाव की कहानियां ग्रासरूट लीडर से सुनेंगे। आज के एपिसोड में हमारे साथ है यास्मीन बेन, जो लोक स्वास्थ्य सेवा ट्रस्ट की संचालक है। यास्मीन बेन आपसे अपने 27 साल की लीडरशिप जर्नी, स्ट्रगल और सक्सेस शेयर करेंगी और साथ ही ग्रासरूट महिलाओं के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत पर अपना विजन भी शेयर करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेवानी आवाज के पहले एपिसोड से यास्मीन बेन के साथ। नमस्ते यास्मीन बेन। नमस्ते। आपका बहुत स्वागत है सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन के पॉडकास्ट में। हम सबसे पहले आपका परिचय और आपके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई और आप सेवा तक कैसे पहुँचे। अच्छा, मेरे परिवार में 4 बहनें हैं और मम्मी पापा। हम 6 लोगों का एक छोटा परिवार है। था ऐसे बोल सकती हूँ मैं अभी तो फ़िलहाल। और मेरे जीवन की मैं बात करूँ तो एक मुस्लिम परिवार से आती हूँ, तो उस वक्त जैसे सेवा के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। और आज से 40 साल पहले की मैं बात करूँ तो घर में कोई लड़का नहीं होना, यानी ये बहुत बड़ी बात होती थी कि आपके घर में कोई लड़का नहीं है, 4 लड़कियां हैं। तो वो भी बहुत हमारे परिवार को सहना पड़ता था उस वक्त। अभी भी है लेकिन वो काफ़ी कम हो गया है। पर ये 4 बहनों में मैं ही ज़्यादा पढ़ी हूँ 12वीं तक, जो कि अभी के माहौल में 12 बहुत कम है। मुझे कॉलेज करने का भी बहुत शौक़ था। फिर धीरे धीरे मुझे रुचि आई कि नहीं, मुझे कॉलेज भी करना चाहिए। पर थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो हमारी लो होने लगी। तीनों बहनों की शादी हो गई थी, पापा ने VRS ले लिया था तो उससे बहनों की शादी करी थी। थोड़ी जिम्मेदारी उस वक्त मेरे पे आ गई कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था। हम रेंट के घर पे रहते थे। 1 साल हम रेंट के घर पे रहे। फिर 12वीं के बाद मुझे कॉलेज करना था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा पैसों की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने सिलाई क्लास ज्वाइन किया। मैंने अपने भी कपड़े सिए, बाहर के भी ऑर्डर से कपड़े लेती थी, तो थोड़ी थोड़ी आमदनी आने लगी। पर मैं बहुत लंबे टाइम तक मशीन पे बैठी ना, तो मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ होने लगा। तो फिर मैंने बोला अब मैं क्या करूँगी। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ काइट वर्कर बहुत सारे हैं। अच्छा। तो फिर मैंने काइट वर्कर का काम शुरू किया। घर पे वो दे के जाते थे, घर से लेके जाते थे, और उसमें मुझे कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा वो भी मुझे हेल्प करते थे। तो हम तीनों ये काम से संतुष्ट थे और उससे पतंग बनाने का काम करते थे और उससे हम संतुष्ट थे और हमारा चल रहा था गुजरान। फिर हमारे दूर के एक रिश्तेदार थे, तो उनकी लड़की जो है वो सेवा एकेडमी में काम करती थी। अच्छा। और उनके थ्रू मुझे मैसेज मिला कि भाई इस तरह से सेवा में
बहनों को लेना है एज ए रिसर्चर के तौर पे। तो मैंने तो मेरे लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे जाऊंगी, कहीं काम करूंगी। और उस दौरान मम्मी मेरे रिश्ते की बात भी कहीं ना कहीं चला रहे थे, लड़के देखने आ रहे थे। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं मेरी लाइफ में क्या करूंगी, मुझे नहीं पता था। तो फिर भी मैं हिम्मत जुटा के गई कि चलो एक बार जाते तो है। उस वक्त जब हमारा इंटरव्यू लिया तब काफ़ी लड़की आई थी, कुछ लड़की को सिलेक्ट भी किया था। उसी में से 2-3 लड़की 1 साल के बाद वापस मुझे बुलाने आए कि आपको सेवा से बुलाया गया है। तो वो जब लड़की आई तब मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ शायद कुछ चांस लग सकता है। तो मैंने 14 अप्रैल 2097 को 97 को मैंने सेवा ज्वाइन किया। अच्छा यास्मीना बहन, आपने पहले भी ये बताया कि आपके यहाँ पे आपकी कम्युनिटी में ज़्यादातर कोई पढ़ाई नहीं करता है। हालांकि आपने 12वीं तक पढ़ाई की और नौकरी तो बहुत दूर की बात है। तो जब आपका सेवा में सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे आपके परिवार का, आपके आसपास जो रहते हैं, आपके नज़दीकी लोग, उनका क्या रिएक्शन था और उन्होंने क्या प्रतिभाव दिया था? समाज के लोग, परिवार के लोग, वो भी कहीं ना कहीं उस वक्त ऐसा बोलते थे मेरे मम्मी पापा को कि आप लड़की की कमाई खाओगे। उस वक्त बहुत दुख होता था कि क्या हो गया, क्योंकि अब वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं जब छोटी थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे संभाला है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने माँ बाप को संभालूं। उस वक्त बहुत बुरा लगता था, पर ये सब चैलेंज के साथ कहीं ना कहीं बाहर निकले और उनको भी हमने एक रोल मॉडल के तौर पे बन के दिखाया है कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने सेवा में एक रिसर्चर, संशोधन कार्यकर्ता की तौर पे शुरुआत की, उसके बाद आपका जर्नी कैसा रहा? जब हमारा इंटरव्यू लिया गया उसके बाद फिर से हमें एक ओरिएंटेशन दिया गया। उस वक्त सेवा का करीब 8 जिला में कुछ काम चल रहा था और जो सेवा के मेंबर्स बने थे ऑलरेडी, उनके परिवार के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है वो जानने के लिए कुछ स्टडी किया था और सैंपल साइज़ और वो सब लिया था। तो उस वक्त मुझे सेवा एकेडमी के थ्रू ट्रेनिंग मिली थी 3-4 दिन की सलंग। मीन्स सर्वे क्या है, कैसे करते हैं, उसका कोडिंग समथिंग ऐसा सब बहुत, और उसका जो क्वेश्चनर था वो कैसे भरना है, वो पूरा ट्रेनिंग मिला था। हमें अलग अलग 8 जिला में जाना है और जो हमारी 10 या 12 की टीम थी उसको वो जिला में जाके 8 दिन रहना है। मेरी उम्र भी छोटी थी, 19-20 साल की थी। तो मेरी मम्मी बोले कि नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, इतना नहीं भेज सकते। मेरी टीम में से 3-4 लोग आए और उसमें भी 1-2 बहनें जो थी वो मुस्लिम थी और वो थोड़ी उम्र में ज़्यादा थी, शादीशुदा थी। तो उन्होंने उनको समझाया। फिर मेरी कज़िन सिस्टर थी, उन्होंने उनको समझाया कि मैं इतने साल से यहाँ अकादमी में काम करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी जाती रहती हूँ, वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे सब बहनें ही हैं। पर जैसे जैसे हम काम करते गए हमारा टीम में एक बॉन्डिंग होता गया, एक परिवार जैसी फीलिंग आती रही, तो वो काम इजी लगने लगा। तो कितने साल आपने ये सर्वे का काम किया? करीब 2 साल तक ये सर्वे का काम चला और हमारी जो 10 से 12 की जो रिसर्च की टीम थी उसमें सबसे छोटी मैं थी उम्र में। तो जैसे जैसे हम काम करते गए, तो क्योंकि हमें सैंपल साइज़ दिया गया था, तो जिस गांव में जाते थे तो वहाँ कितने सैंपल साइज़ है वो घर ढूंढना, उस दिन वो बहन है कि नहीं, वो पूरा कहीं ना कहीं पता नहीं अंदर से ही वो एक लीडरशिप वाली फीलिंग्स आने लगी। और वो जो जितने भी बहनें थे उनको धीरे धीरे मैं लीडरशिप के स्थिति में आने लगी और उनको बताने लगी, ठीक है चलो आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे फॉर्म भरो, ऐसे। मुझे किसी ने बताया नहीं था पर वो अंदर से ही पता नहीं आने लगा। तो फिर उसका एक लीडर मुझे बना दिया जो हमारा टीम था उनका, कि मुझे क्या क्या देखना है, तो कौन से गांव जाना है उसका प्लानिंग बनाना है, किसको कितने फॉर्म भरने हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर कहीं किसी को
गलती आ रही है, किसी को कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो वो पूरे टीम को कहीं ना कहीं मैं देखने लगी। लीडर के तौर पे मेरा कहीं ना कहीं वो एक फर्स्ट था मेरे लिए कि वो मुझे भी नहीं पता था कि अच्छा ये स्किल मेरे अंदर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाहर आया। और क्या क्या ऐसी स्किल्स थी जो आपने सीखी ये नेतृत्व में और आपने उसको फिर अपनाया भी? जैसे मैंने बताया कि ये जो सर्वे बेसलाइन सर्वे किया ना, उसमें हमने 2 साल लगे और सब अलग अलग जिला में जाते थे, अलग अलग जिला की अलग अलग स्थिति थी। तो उस वक्त एक तो किस तरह से टीम को रखना है, साथ में रखना है, क्योंकि सभी कम्युनिटी के लोग थे, सभी अलग अलग उम्र के लोग थे, तो वो सबके साथ किस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी अलग अलग चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट हमें सीखने मिला उससे, टीम वर्क हमें सीखने मिला, किस तरह से लीडरशिप हम क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ गैप है उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो वो सारे चीज़ें एक एक करके हमें नई सीखने मिली। अच्छा, तो उसके बाद आपका जर्नी क्या रहा? ये कितने साल तक आपने ये भूमिका निभाई? बस उसके बाद तो हमारा जब सर्वे का काम 2 साल बेसलाइन का काम हमारा ख़त्म हो गया, फिर दूसरे भी स्वास्थ्य की टीम थी जो पुरानी थी, बरसों से काम कर रही थी, तो वो फील्ड वर्क मीन्स फील्ड पे हमारे जो आगेवान थे उनके साथ रह के वो काम करते थे। हम मीराई बहन के पास गए और मीराई बहन को बोला कि मीराई बहन ये बेसलाइन तो ख़त्म हो गया, अब हमको क्या काम मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो उनको दूसरी कैडर तैयार करनी थी और तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप फील्ड में काम करने के लिए सब रेडी हो? तो हमने बोला ठीक है, क्योंकि सर्वे में हमें ऐसा था जहाँ जहाँ हम जो भी जिला में जाते थे, ऑफिस से हमें गाड़ी मिलती थी, वहाँ जिला में जाते थे और गांव तक हमें गाड़ी मिलती थी, यानी बस का हमने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया था कोई भी जिला और कहीं पे भी। तो फिर उन्होंने बोला कि इस तरह से हमारे अहमदाबाद ज़िला और काफ़ी ज़िला में हमारे स्वास्थ्य का काम चलता है, सिटी में भी स्वास्थ्य का काम चलता है, वहाँ पे स्थानिक हमारे आगेवान बहन हैं, तो उनके साथ रह के आपको काम करना है फील्ड में। और उन्होंने ऐसे बताया था कि फिर आपको इंडिविजुअल जाना पड़ेगा, जैसे अभी तो आपने टीम वर्क में काम किया है, अब स्थानिक हमारी आरोग्य बहनें हैं, आरोग्य सेविका बहन, उनको आपको तैयार करना है, तो एज ए सुपरवाइज़र आपका रोल आएगा। तो वहाँ पे हमारे से जो सीनियर थे, जो पहले से स्वास्थ्य का काम करते थे, उन्होंने हमें तैयार किया। उस ज़माने में फ़ोन भी नहीं था, तो हम वीकली प्लान करते थे कि पूरे वीक में हम कहाँ जाएंगे और हम यहाँ मिलेंगे, और किसी का इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना है। तो उस वक्त फ़ोन भी नहीं था, लेकिन ये सब मैनेज होता था। और मुझे चमनपुरा एरिया दिया गया था और वहाँ पे काम करना थोड़ा चैलेंजिंग था, पर वो जो पुराने हमारे सीनियर जो कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उन्होंने हमें अच्छी तरह से सपोर्ट किया और उन्होंने हमें अच्छे से काम सिखाया, और जो हमारी सेविका बहनें थी उन्होंने भी अच्छे से सपोर्ट दिया। तो फिर धीरे धीरे एज ए सुपरवाइज़र के रोल में हम आए। बहुत बढ़िया यास्मीन बहन। तो जैसे आप यहाँ पे सुपरवाइज़र की तरह आए और आपने आगे सर्वेयर का जो नेतृत्व निभाया, तो आपको क्या लगता है कि जब हम ग्रास रूट की बहनों के साथ काम करते हैं तो उस वक्त हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, या फिर हमें किस तरीके से नेतृत्व करना चाहिए ताकि उन लोगों में भी एकजुटता बनी रहे और वो लोग भी अच्छे से काम कर पाए? हम जब ग्रास रूट में काम करते हैं ना, तो एक तो उनकी क्या नीड्स है, हमारे जो सदस्य हैं उनकी क्या नीड्स है। अगर उनकी नीड्स स्वास्थ्य होगी और मैं इंश्योरेंस लेके जाऊंगी तो वो नहीं हमारी बात सुनते हैं। तो हमारा एंट्री पॉइंट जो है, उनकी नीड्स क्या है उसके हिसाब से हमें जाना होता है। फिर हमारा जो मुद्दा है उसको हम धीरे धीरे किस तरह से उसमें क्लब करके हम रख सकते हैं। तो वो सबसे पहला हमें पता चला कि लोगों की नीड्स क्या है वो जानना है, एक विश्वास पैदा करना है कि नहीं, हम
आए हैं तो उनके लिए ही आए हैं और हम साथ में रह के कुछ काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरे कई ग्रह से आए हैं और आपको एजुकेशन अवेयरनेस करके जाएंगे। और वो विश्वास दिलाना है कि हम सीखने आए हैं और सिखाने भी आए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम आपको सिखाएंगे, हमको आपके पास से भी कुछ सीखना है। तो बराबर है। वो समझाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम है कि ट्रस्ट बिल्ड करना। तो सुपरवाइज़र के बाद आपने क्या आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े सेवा में? फिर जैसे जैसे मैंने अर्बन में काम करती गई, फील्ड पे किस तरह से काम करना है, बहनों को किस तरह से तैयार करना है, कहाँ उनके गैप है, उस वक्त हम सिर्फ ज़्यादा हमारा फोकस था जो एजुकेशन अवेयरनेस पे था, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे असंगठित क्षेत्र की जो बहनें हैं उनके अंदर स्वास्थ्य का अवेयरनेस जो है वो बहुत ही कम था। तो हमारे जो आगेवान है उसको किस तरह से हम तैयार करें, हमें खुद को भी तालीम दी गई, फिर हमने हमारे आगेवान बहनों को तालीम दी और वो फिर एरिया में ट्रेनिंग और वो सब काम करने लगे। तो ऐसे ऐसे जब तक मैं काम करने लगी, उसके बाद क्योंकि उस वक्त हमारा करीब 8 से 10 अलग अलग जिलाओं में स्वास्थ्य का काम भी चल रहा था। तो जैसे जैसे हम स्वास्थ्य का काम करने लगे, उनका रिपोर्टिंग लेने लगे, फील्ड में जाने लगे, तो काफ़ी कुछ हमें भी सीखने मिला कि किस तरह से बहनों के साथ काम करते हैं। अगर बहनों की हमें स्थिति समझनी है तो उनके पास जाना पड़ेगा, उनके पास बैठना पड़ेगा, उनको बार बार मिलना पड़ेगा, तभी एक समझ भी हमारी भी क्लियर होगी और सदस्य की भी क्लियर होगी कि ये हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। तो वो सिटी में काम करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि मुझे साबरकाठा में वहाँ जो स्वास्थ्य का काम चलता था, तो साबरकाठा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि आप जैसे अहमदाबाद शहर में जैसे आगेवान बहनों को आपने तैयार किया, इस तरह से आप साबरकाठा में भी जाके आप तैयार करो। उसके थोड़े टाइम बाद मैंने खेड़ा आनंद में भी काम किया और कच्छ में एज ए ट्रेनर मैंने 1-2 साल काम किया कि वहाँ पे जो आगेवान बहनें थे तो उनको अलग अलग विषयों पे ट्रेनिंग देने का काम किया। तो इस तरह से अलग अलग हमें अपॉर्चुनिटी मिलती गई। अच्छा, तो उससे आगे का भी अगर आप हमें जर्नी बताएं कि पूरा यहाँ तक कैसे आप आए, इतने साल आपके कैसे ग्रो किया आपने? फिर जैसे सुपरवाइज़र से फिर अलग अलग जिला और शहर में मैंने काम किया, तो फिर मुझे अहमदाबाद शहर का टीम लीडर के तौर पे काम दिया गया कि पूरे अहमदाबाद शहर की जितनी भी टीम है वो टीम के एक टीम लीडर के तौर पे एक जिम्मेदारी दी गई। तो वो मैंने काम किया। तो एक रिसर्चर के शुरू हुआ था, तो मैं रिसर्च का काम किया, सर्वेयर का काम किया, उसके बाद सुपरवाइज़र का मुझे रोल्स मिला, फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि पूरे एरिया को मुझे अवेयरनेस एजुकेशन करना है, टीम बिल्डिंग करना है, टीम का कैपेसिटी बिल्ड करना है। उसके बाद फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आने लगे। तो एक यूथ पे प्रोजेक्ट आया था, तो उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई। करीब वो 2 साल का प्रोजेक्ट था, तो उससे भी मुझे काफ़ी सीखने मिला कि एक पूरे प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करते हैं, कि वो प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटी होती है। अभी तक मुझे मिला था, लेकिन मुझे सिर्फ एक्टिविटी मुझे दी जाती थी और मैं मेरे टीम को बताती थी, पर एक पूरा प्रोजेक्ट जो हैंडल करना था वो पहली बार मुझे मिला था, जो यूथ के साथ करना था। तो वो पूरा प्रोजेक्ट किस तरह से ले जाना है, उसमें कितनी एक्टिविटी होती है, उसका बजट कैसे यूटिलाइज करना है। तो कहीं ना कहीं वो जो पूरा फाइनेंस और इम्प्लीमेंटेशन वाला काम जो है वो यूथ वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें मैं कहीं ना कहीं वो सीखी। तो उससे भी मुझे काफ़ी सीखने मिला, समझ मिली। और उसके बाद फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जिसमें अहमदाबाद शहर और जिला दोनों का काम मैं देखने लगी। और एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज़ थी कि हमारे यहाँ मित्तल बहन थे जो
पूरी हमारे जो यूनियन है, यूनियन के जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें सेक्रेटरी होते हैं, तो उनका चुनाव हुआ। क्योंकि हमारी पूरी एक एनुअल मीटिंग होती थी सेवा की, साल में एक बार, बहुत बड़े पैमाने में होती थी, हम भी वहाँ जाते थे। तो एक बार वहाँ पे चुनाव का दौर चला, तो वहाँ पे मित्तल बहन एज ए सचिव के तौर पे उनको चुना गया। तो उस वक्त मित्तल बहन जब स्टेज पर आए तो मुझे थोड़ा जस्ट मेरे माइंड में ऐसा सोच क्रिएट हुआ कि मैं भी सेवा की मंत्री बन सकती हूँ। और मुझे पता नहीं था कि वो मेरी सोच इतनी मजबूत होगी शायद। और 2015 में जब फिर से चुनाव का, सेवा का जो चुनाव का हुआ, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे सचिव के तौर पे सेवा ने चुना है। तो सेकेंड डे की 2 दिन की हमारी मीटिंग होती थी। सेकेंड डे में हमने पूरा इलेक्शन किया था, और वो इलेक्शन में भी मेरी कुछ जिम्मेदारी थी अलग अलग ग्रुप में। तो वो इलेक्शन हुआ, और फिर लंच के बाद मुझे रेनाना बहन और मीराई बहन, रीमा बहन ने बुलाया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हमने तय किया है कि आपको हम सेवा के सचिव बनाना चाहते हैं। तो उस वक्त तो मेरे लिए सच में मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो मैं कैसे निभा पाऊँगी। मैंने तो सिर्फ ऐसा सोचा था कि अच्छा ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त रहीमा बहन भी थे, और वो मुझे पता है इतना पढ़े लिखे नहीं थे, और मित्तल बहन की लीडरशिप देख रही थी, रहीमा बहन को देख रही थी कि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वो ये पद पे काम कर रहे हैं। तो सेवा में कुछ अलग है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे ही आगे आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आया। तो मैं तो सच में 2 मिनट के लिए थोड़ा सोचने लगी कि ये सही में सच है या सपना है। फिर से मुझे रेनाना बहन ने पूछा कि आप मंत्री के तौर पे काम करना चाहोगे? वैसे तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम कैसे मना कर सकते हैं। तो मैंने हाँ बोला, और सच में उस वक्त मेरे जो खुशी का क्या बोलूँ, बोलने के लिए शब्द नहीं है कि किस प्रकार वो महसूस होता था कि मैंने कुछ देखा नहीं था मेरी लाइफ में, और आज मैं इतनी बड़ी सेवा की जिम्मेदारी लेने जा रही हूँ। और मेरे अनुभव में मैंने देखा भी था कि टीम का सपोर्ट हर बार कहीं ना कहीं मिलता रहता है, तो उससे हमारा कैपेसिटी बिल्ड होता है। तो फाइनली मैंने हाँ बोला, और उस वक्त स्टेज पे जितने भी इलेक्टेड मेंबर थे वो सबको बुलाया गया। और स्टेज पर मैं जब गई ना, सच में मेरे टीम वाले पूरे बोल रहे थे, तू तेरा फेस जो है ना वो लाल लाल हो गया था पूरा। वो माहौल ही ऐसा होता है। और ये जो आपकी एक सोच थी, उसको आप सच होते हुए देख रहे थे। तो मैं भी वो देख सकती हूँ कि आपके चेहरे पे जो अभी खुशी मुझे दिख रही है, उससे कई ज़्यादा उस वक्त होगी। पिछले 2 साल से मुझे एक और दूसरी जिम्मेदारी दी गई। तो जो पूरे गुजरात का स्वास्थ्य का काम अभी चल रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेटर के तौर पे मुझे फिर से पूछा गया कि आप पूरे स्टेट का काम देख सकते हो कि नहीं। और कोविड के बाद ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो वो भी मुझे एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, और 2 साल से ज़्यादा हो गया है। तो अभी गुजरात का पूरा जो स्वास्थ्य का काम है वो मैं देख रही हूँ। यास्मीन बहन, आपने जैसे अभी कोविड के जिक्र किया, तो मेरा एक और भी सवाल था इससे जुड़ा हुआ कि जब ऐसी कोई कठिनाई आती है, कठिन समय आता है, तो सामूहिक संगठन जो होता है वो कैसे एक ताकत बनता है और उसके सामने लड़ने के लिए हमें वो प्रेरणा देता है? सेवा की मैं 27 साल की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग कठिनाई हमारे सदस्य में आई है। जैसे कि भूकंप आया था, उस वक्त मुझे याद है 26 तारीख को भूकंप आया था और 28 तारीख को हम भूज में थे। तो सेवा का एक यही है कि हमारे सदस्य में ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की, वो भूकंप हो या वो दंगे हो
या कंडला का हमें पता है कि जो पूरा पानी आ गया था और हमारे सदस्यों को बहुत ही उसमें हानि हुई थी, जान हानि हुई थी, माल हानि हुई थी। तो उस समय में हमारी टीम जो है वो तैनात रहती थी। हमें तुरंत पता चलता था कि हम जहाँ काम करते हैं हमारे सदस्य की क्या स्थिति है, तो तुरंत ही हमारे सेवा में उसकी तुरंत मीटिंग बुलाई जाती थी और टीम में हम किस तरह से काम को आगे ले जा सकते थे। और जितने भी डिपार्टमेंट थे वो डिपार्टमेंट में से टीम बनी जाती थी और हर डिपार्टमेंट में से एक एक दो दो बहनों को लेके जाते थे और उसका ग्रुप बनाया जाता था कि किस तरह से वहाँ जाके हम हमारे सदस्यों की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि भूकंप में भी हमने देखा कि हमारे जो सदस्य थे उनमें काफ़ी उनको जान हानि भी हुई थी और उनके घर जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ था। उस टाइम उनको खाने का, रहने का कुछ भी उनके पास सुविधा नहीं थी। तो पूरी एक टीम बन के हम उनके लिए सोचते कि हम क्या मदद कर सकते हैं उनकी, और साथ में सरकार की क्या क्या हेल्प है जो हम उनको दिला सकते हैं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे अभी हम कोविड की बात करें कि अभी सभी घर में थे कोविड के टाइम पे, लेकिन हम घर से भी हमारे मेंबर्स को किस तरह प्रकार की सेवाएं दे सकते हैं। तो वहाँ पे हम स्थानिक आगेवान हमने जो बनाए थे उनकी हमें काफ़ी हेल्प मिली। तो ये जो है, हमें अगर हमारे सदस्य तक पहुँचना है तो स्थानिक लीडर को आगे लाना, उनका कैपेसिटी बिल्ड करना, उनको तैयार करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर क्योंकि 27 साल में अभी तक जो हमने सिचुएशन देखी कि हम हमारे सदस्यों को जाके हेल्प कर सकते थे, लेकिन कोविड वाली सिचुएशन ऐसी थी कि हम कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन हमें वो भी कहीं ना कहीं कोविड से सीखने मिला कि किस तरह से हम घर पे बैठ के भी हम हमारे सदस्यों को उनकी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत को हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो कोविड ने भी हमें काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन उससे एक हमें मजबूत, वैसे सेवा का तो है ही कि स्थानिक लीडर को हमें तैयार करना, लेकिन कोविड ने हमें बहुत सिखाया कि स्थानिक लीडर के साथ हम घर पे बैठ के भी किस तरह से लोगों को हम मदद कर सकते हैं। और कोविड के दौरान हमने काफ़ी एजुकेशन सेशन भी लिए, क्योंकि उस वक्त बहनों की मानसिक स्थिति जो है वो भी बहुत ख़राब हो गई थी। किसी के पास फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस हो गए थे, लोगों के स्वास्थ्य अच्छे नहीं थे, दवाई नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जिसमें हमको स्थानिक जो आगेवान बहन हैं उनकी बहुत हमें मदद रही। शुक्रिया यास्मीन बेन। मेरा अगला सवाल यास्मीन बेन आपसे ये है कि पिछले 27 सालों में आपने अलग अलग नेतृत्व की भूमिकाएं अदा की है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कैसा माहौल बनाना चाहिए जिससे बहनें काम करने में सहज और सुरक्षित अनुभव करें? एक तो जैसे मैंने आगे बताया कि एक विश्वास कैसे हम बना सकते हैं वो है, और दूसरा ये जो मेरा पूरा आप जर्नी देख रहे हो या मेरा इतना लीडरशिप देख रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत एक्सपोज़र मुझे मिला है। तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, अलग अलग टीम से काफ़ी सीखने मिलता है कि हम किससे क्या पॉजिटिव चीज़ हम ले सकते हैं। तो वही जो है हमारे टीम को मैं देने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से हम टीम वर्क में काम करें। फाइनली हम काम कर रहे हैं हमारे सदस्यों के लिए, तो सदस्यों को किस प्रकार उनकी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत के हिसाब से हम उनको उनका काम हम करें और उनको सेवाएं पहुँचाएं। लेकिन बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग देने के बाद, अलग अलग एक्सपोज़र लेने के बाद हमारा कैपेसिटी बिल्ड होता है, हमारी एक नेतृत्व जो है वो बाहर खिल के उभर के आती है। वो मेरा एक अनुभव है। और इसी दौरान मैं बताऊं तो मुझे जिला और राज्य में तो जाने का मौका मिला, लेकिन एक प्रोजेक्ट हमें मिला था सेतु अफ्रीका करके, उसमें मुझे साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला और 19 दिन मैं वहाँ रही थी। और वहाँ की जो सरकार है उन्होंने ये कार्यक्रम दिया था कि जैसे आप गुजरात में स्वास्थ्य का काम करते हो, तो इस तरह से यहाँ पे भी किस तरह हम कोऑपरेटिव के थ्रू काम कर सके। और एक हमने प्रोजेक्ट में काम किया था,
उसके लिए हम बैंकॉक गए थे और वहाँ पूरा हमने हमारे काम का जो प्रेजेंटेशन है वो किया था। तो उससे हमारा कैपेसिटी बिल्ड जो है वो और ज़्यादा आता है कि जब हम बोलते हैं ना कि अंग्रेजी आना वो ज़रूरी नहीं है, तो हम हमारी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं कि हमने किस प्रकार ग्राउंड लेवल पे काम किया है, लोगों के साथ काम किया है, लोगों के साथ काम करने में क्या चैलेंज आता है और वो काम को आसान किस तरह से बना सकते हैं। तो वो काफ़ी ट्रेनिंग और एक्सपोजर से ही मिलता है। और टीम की हम बात करें तो जो भी काम है वो काम को हम किस तरह से आसान करें, तो वो अच्छे से टीम जो है वो अपना काम आगे लेके जाते हैं। और जो काम करते हैं तो काम करने से काफ़ी चैलेंज तो आते हैं हम, और सेवा का काम कोई भी काम ऐसा नहीं है कि इजी हो, चैलेंज तो आएगा ही। तो वो चैलेंज को हम किस तरह से कम करके हमारे काम को आगे हम बढ़ा सकते हैं, तो वो जो टीम वर्क वाला है, तो वो टीम वर्क में हम काम करते हैं तो हमारा जो काम है और मजबूताई से हम आगे लेके जाते हैं, और सभी टीम के सजेशन से हम आगे जाते हैं तो वो काम को हम आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे आपने इतने सालों में स्थानिक स्तर पे काम किया, राष्ट्रीय स्तर पे काम किया, और आपने अभी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपको काम करने का मौका मिला और बहुत सारा सीखने को मिला, तो आपके अभी तक का जो अनुभव रहा है उसमें आपके हिसाब से ऐसे क्या सबसे महत्वपूर्ण 3 गुण है जो ध्यान में रखने चाहिए जब आप श्रमिक महिलाओं के संगठन के साथ या फिर उनकी टीम के साथ, उनके समूह के साथ काम करते हैं? एक तो संगठन बनाना, क्योंकि उसके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता है। और जो हम जहाँ काम करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे स्थानिक लीडर को खड़ा करना, क्योंकि यहाँ से कोई जाके काम करेगा तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो स्थानिक नेतृत्व जो है उसको, उनका कैपेसिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से हम, क्योंकि काम करते हैं तो किस तरह से हम नीति लेवल काम करें, सिर्फ बहनों की बातें सुन के नहीं आए, लेकिन सेवा का जो है मैक्रो से लेके माइक्रो और माइक्रो से लेके मैक्रो, तो ये 3 जो चीज़ें वो बहुत अहम है कि संगठन करना, स्थानिक बहनों का कैपेसिटी बिल्ड करना और नीति लेवल पे किस तरह से हम काम को लेके जा सकते हैं। अच्छा, आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जो नीति बदलाव में आपने किया हो? जब हम काम करते हैं तो हमें पता चला कि जो हमारे असंगठित क्षेत्र की जो बहनें हैं वो रोज़ कमाती है और अपना गुजरान चलाती है। तो हमने देखा है कि उनके जो इतनी मेहनत से कमाई जो है वो उनके स्वास्थ्य के पीछे खर्च हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इतने साल की हमारी मेहनत के बाद सरकार ने जो अभी आयुष्मान कार्ड जो निकाला है, जिसमें शुरुआत में 3 लाख थे, फिर 5 हुए, अभी 10 लाख एक परिवार को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं नीति में बदलाव लाने का एक सेवा जो है उसने पहल की है। वो एक, हाँ, मेरे पास अच्छा उदाहरण है कि हम वो असंगठित क्षेत्र की बहनों तक हम ये एक बदलाव ला पाए हैं। पर मैं दूसरा भी बता सकती हूँ कि जैसे हमारा संगठन जो वो 25-30 लाख का है, लेकिन ये जो बदलाव है वो सिर्फ इसको ही बेनिफिट नहीं करेगा, वो पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सबको बेनिफिट होगा। तो सेवा जो है वो कहीं ना कहीं छोटे पैमाने पर काम करती है, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो पूरे देश के असंगठित क्षेत्र की जो महिला है उनको फ़ायदा मिलता है। यास्मीन बेन, 27 साल में आपको अलग अलग नेतृत्व की भूमिका अदा करने का मौका मिला, और आपने ये भी बताया कि स्थानिक नेतृत्व की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। तो आप अपने बाद की लीडरशिप कैडर को कैसे तैयार कर रही हैं अभी? जैसे आपने बताया कि 27 साल हो गए हैं, तो मैंने देखा है कि मेरी लीडरशिप किस तरह से बाहर लाई गई है, तो वो मैं कहीं ना कहीं सीखी हूँ। तो मैं अभी नई जो जनरेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो ग्राउंड लेवल पे हम बात करें तो हम यूथ मंडल चलाते हैं, तो स्थानिक लेवल पे युवा पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं। और हमारी जो ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन टीम है
उसमें अभी जो नई नई बहनें आती हैं तो उनको नई नई अपॉर्चुनिटी दी जाती है, नई ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग उनको एक्सपोज़र दिया जाता है। तो जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आइडेंटिफाई करती हूँ, और 27 साल में थोड़ी स्किल आ गई है तो वो प्रेजेंटेशन से पता चल जाता है कि कौन सी बहन को कौन सी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, कहाँ एक्सपोज़र देने की ज़रूरत है, कौन सा काम उसको सिखाने की ज़रूरत है। तो वो आइडेंटिफाई करके उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं तो नेक्स्ट कैडर हमारी किस तरह से बनाई जाए। आपके काम में अभी क्या नयापन आया है जहां आपको अपनी भूमिका और मजबूत होती हुई नज़र आ रही है? नयापन तो हम ज़्यादा देखें तो हमारे नए हमारे जो सदस्य हैं उनमें कौन से विषय की ज़रूरत है। तो अभी हम हेल्थ पासपोर्ट पर काम कर रहे हैं, ओरल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा हमें जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है ट्रस्ट की, कोऑपरेटिव की, तो उससे हमें और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। ओके, थैंक यू सो मच यास्मीन बहन, आपने हमें अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त दिया और हमारे साथ इतनी बातें की। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आज आपसे बहुत प्रेरणा मिली है कि बहनों के साथ कैसे काम किया जाता है और एक के बाद एक चुनौतियों को पार करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और मैं भी आज ऐसे सोच रही हूँ कि आज से कुछ सालों बाद मैं भी सेवा का नेतृत्व कहीं ना कहीं आगे और करती जाऊँगी। सो आपका खूब खूब हृदयपूर्वक मैं आपका आभार मानती हूँ, और हम साथ में मिलके सेवा का जो काम है वो हमेशा आगे बढ़ाते रहें, ऐसी शुभकामनाएं।